बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एंटीबायोटिक वाला चैप्टर, तो कल हमने जो है ना पेनिसिलिन के बारे में, जो कि सेलुलोज सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही है या बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के तौर पे काम करती है, तो उस क्लास की हमने ड्रग यानी पेनिसिलिन को स्टार्ट किया हुआ था। पेनिसिलिन के बारे में कल हमने स्टार्ट किया था, यानी उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज हम उससे ऑनवर्ड आगे चलते हैं, तो उसी क्लास के कुछ ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था कल, जो 2-3 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट किया। तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ इससे पहले वाला जो है लेक्चर आप ज़रूर सुने, ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, तो उस वक्त ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं कि पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन की क्लास में ही आ रहा होता है, तो ये नेचुरल कैटेगरी की आती है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जी और बी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये नेचुरल कैटेगरी की आती है, यानी क्लासिफिकेशन में हमने देखा। तो पेनिसिलिन जी का एक अदर नेम यानी दूसरा नाम है, जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो इसका अदर नेम से भी ज़ाहिर पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये नैरो स्पेक्ट्रम, कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि पेनिसिलिन जी या जो नेचुरल कैटेगरी के अंदर आ रही होती है, वो उनका जो है स्पेक्ट्रम के हवाले से हम देखें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या हो सकती है, इससे क्या मुराद है कि ये स्पेसिफिक जो है ना बैक्टीरिया या एक लिमिटेड रेंज वाले बैक्टीरिया के तक जो है ना इफेक्टिव होती है। यानी फॉर एग्जांपल इसके अगर देखिए तो 4 से 5 बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसने इफेक्ट करना होता है, तो इसलिए हम इसको लिमिटेड जो है ना स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब जिसके अगेंस्ट ये काम कर सकती है, यदि अपना एक्शन शो कर रही होती है, तो उसके अंदर है स्ट्रेप्टोकोकी है, न्यूमोकोकी है, गोनोरोकोकी है, क्लोस्ट्रीडिया है, मेलेंजोकोकी है, डिप्थीरिया, लिस्ट्रिया। ये कुछ बैक्टीरिया के आपको नाम बताए हैं, जिसके अगेंस्ट अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस होता है, कोई भी इनके रिलेटेड डिजीज होती है, तो उसके इन्फेक्शन के लिए इसके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे आगे फार्मेकोकाइनेटिक्स इसकी बात करें, फार्मेकोकाइनेटिक आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर यानी बेसिक फार्माकोलॉजी वाला यूनिट नहीं पढ़ा, तो आप उधर फार्मेकोकाइनेटिक की डेफिनेशन, उसके पैरामीटर बड़े अच्छे तरीके से हमने डिटेल से दिया हुआ है, तो आप ज़रूर पहले सुन लें, ताकि आप लोगों को फार्मेकोकाइनेटिक का क्लियर हो जाए कि फार्मेकोकाइनेटिक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिड लेबाइड होती है, यानी इसको हम अगर ओरल रूट के जरिए से देंगे, तो हमारे गैस्ट्रिक यानी जीआईटी के अंदर जाके ये फौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगी एब्जॉर्प्शन से ही पहले। जब इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उस वक्त जो है ना क्या कि इसका डिजायरेबल इफेक्ट जिसकी वजह से हमने दिया था वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अपने टारगेट एरिया से या अपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसलिए हम कभी भी इसको ओरल रूट के जरिए से नहीं दे रहे थे, बल्कि हम प्रेफर कर रहे होते हैं पेरेंटल रूट के जरिए से। और दूसरी बात, लो बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये भी हमने बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में मतलब उसकी यूनिट के अंदर बताया कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो उधर से आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी जो ओरल रूट के जरिए से हम देखें तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम पेरेंटल रूट को ही जो है ना क्या करें प्रेफर कर लेते हैं। इसकी 2 बेसिक रीज़न आपको बता दिए कि एक तो इसकी जो है ना एसिड लेबाइड होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, दूसरा इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली कम होगी, तो इसलिए हम इसको पेरेंटल रूट के जरिए से दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना फूड के साथ इफेक्टेड होती है, यानी अगर हम खाना खाने के फौरन बाद या खाने के साथ अगर पेनिसिलिन जी को ले रहे हैं, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हम जब भी किसी भी पेशेंट को रिकमेंड कर रहे होंगे, तो उनको ज़रूर ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता देंगे कि अगर आपने ये इस्तेमाल करनी है, तो आप खाने से या तो 2 घंटे पहले ही जो है इस्तेमाल कर लें या 2 घंटे बाद, ताकि इसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना फूड के जरिए से इफेक्टेड होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, क्योंकि
जब किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होती तो उसका जो डिजायरेबल इफेक्ट होता है, जो गोल हमारा सेट होता है, वो उसके मुताबिक उसके आउटकम नहीं आ पाते। इसलिए हम जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर चाहते हैं ताकि उसके आउटकम यानी डिजायरेबल इफेक्ट प्रॉपर आ सके। अब उसके बाद जनरली नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन जब उसकी मेनिंजाइटिस का इशू होता है, यानी जो लेयर्स वगैरह होती है, अगर इन्फ्लामेशन के अंदर आ गया है तो उस केस के अंदर जो है ना इसकी पेनिट्रेशन या ये उस वक्त जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। उसके बाद जो है ना ये इलिमिनेशन का प्रोसीजर देख लें तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम जो है ना इसकी जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो किडनी के थ्रू हो रहा था। तो 10% तक जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी हमने पढ़ा है, तो उस प्रोसेस के जरिए से इसकी 10% एलिमिनेशन होती है और 90% ट्यूबुलर सेक्रीशन के जरिए से। ये प्रोसेस भी हमने पीछे बेसिक यूनिट में पढ़ा है। तो ये 90% तक जो है ना ट्यूबुलर सेक्रीशन के जरिए से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमने डिटेल से डिस्कस की थी, यानी उसके अंदर हमने ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फिनोमेना प्रोसेस भी पढ़ा और हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन भी पढ़ा। तो ये 90% जो है ना ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए से एक्सक्रीट होती है और 10% जो है ना ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब बात आ गई है रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है। तो माइक्रोबियल एजेंट यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेनिसिलिनेज एक एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है तो इसने क्या करना होता है, जो पेनिसिलिन है इसको डिस्ट्रॉय करना है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाती है और प्रॉपर तरीके से वो अपना इफेक्ट नहीं शो करती थी। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो गया है, यानी रेजिस्टेंट हो गया है। आगे बात आ गई इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट की है। तो एडवर्स इफेक्ट पहले देख लेते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन यानी फीवर, रैशेज वगैरह हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस। लेकिन जब भी हम इसका जो है पेनिसिलिन जी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट के तौर पे एनाफाइलैक्सिस शॉक का जो है इशू यानी ये हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी किसी पेशेंट को ये इंजेक्शन की फॉर्म में यानी पेरेंटल रूट के जरिए से दब दे रहे होंगे तो साथ ही इसका एंटीडोट एड्रेनालिन को भी हमने क्या करना है, इंजेक्शन के अंदर फिलअप यानी लोड करके रखना है। जैसे ही किसी भी पेशेंट को अगर एनाफाइलैक्सिस शॉक प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, तो फौरन हमने क्या करना है, एड्रेनालिन को जो है ना एंटीडोट के तौर पे हम इस्तेमाल करना, ताकि उसका एनाफाइलैक्सिस शॉक का जो इशू बना है, जो रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम मुकम्मल तौर पर फौरन जो है ना न्यूट्रलाइज कर सकें। अब बाद उसके बाद है हमारे पास यूजेस की बात कर लें तो ये न्यूमोकोकल है, यानी जितने भी बैक्टीरिया ऊपर पड़ रहे हैं इसी के आगे ये वाले सारे के सारे डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्हीं इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ही हम इसको पेनिसिलिन जी को पढ़ रहे होते हैं। तो न्यूमोकोकल है, स्टेफोकोकल है, मेलेंजोकोकल है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मेलेंजोकोकल के लिए। आपको बताया कि ये जब इन्फ्लामेशन होती है मेलेंजिस के अंदर लेयर्स जो मौजूद होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसके अंदर आसानी के साथ जो है ना पेनिट्रेशन कर लेती है। तो इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है मेलेंजोकोकल के लिए। उसके बाद स्टेफिलोकोकस साइफिलिस है, एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए, टेटस वगैरह के लिए, एंथ्राक्स के लिए और रेड बाइट फीवर के लिए हम जो है ना ये पेनिसिलिन जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चंद पॉइंट जो है ना हमारे पास पेनिसिलिन जी के थे। अब आगे हम जो है ना नेक्स्ट इसी ही क्लास की पेनिसिलिन वी के बारे में, हमारे पास नेक्स्ट जो है ना पेनिसिलिन वी है जिसको हम फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। तो इसका अदर नेम है, जिस तरह हमने पहले यानी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो उसका भी जो ना हमने एक अदर नाम से पढ़ा था, तो बेंजाइल पेनिसिलिन उसके बोला, तो यहाँ पे है फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। उसके बाद स्पेक्ट्रम की बात करें तो दोनों का स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो वो पहले की बात हमने देखा कि वो एसिड लिबाइल होती है, यानी एसिडिक मीडिया के अंदर फौरन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ये एसिड स्टेबल है। एसिड स्टेबल होने की वजह से हम इसको ओरल रूट के जरिए से भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये माइल्ड किस्म के यानी जो माइनर किस्म के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह क्योंकि ओरल रूट का जो भी हम ओरल रूट के जरिए से ड्रग दे रहे होंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% कभी भी नहीं हो सकती, तो लो बायोअवेलेबिलिटी होती है इसकी।
और दूसरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया, यानी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो शॉर्ट होता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम होने की वजह से ये चाहते हैं कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना इस्तेमाल करते हैं हम। स्टेफिलोकोकल है, फ्रेंजाइटिस है, सिनोसाइटिस है, इसके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टेंस उसी तरीके से है, पेनिसिलिनेज एंजाइम के जरिए से पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है ना बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने, हाइड्रोलाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी इसी तरीके से वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। उसी क्लास के बाद आगे जो है ना हमारे पास है मेथिसिलीन है, ये भी एसिड डिवाइड है, इसलिए इसको भी जो ना हम ओरल रूट के जरिए से नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद ये अगेंस्ट जो है ना स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यानी इसके अगेंस्ट हम मेथिसिलीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है ओक्सासिलीन, ओक्सासिलीन है, क्लोक्सासिलीन है, डिक्लोसासिलीन, ये भी एसिड स्टेबल है, लेकिन यानी ओरल रूट के जरिए से हम इनको देते हैं, लेकिन इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फूड के साथ इफेक्टेड होती है, यानी फूड के साथ हम अगर इनको देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन हो सकता है 100% ना आए, यानी इफेक्टेड हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम ओक्सासिलीन या ये वाली क्लास के जब भी इस्तेमाल पेनिसिलिन के ये क्लास के ड्रग को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम फूड के साथ नहीं देंगे, बल्कि फूड से पहले या फूड के बाद में इसको रिकमेंड कर रहे होंगे। उसके बाद है नेफ्सिसिलीन है, ये हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज और पेरेंटल रूट के जरिए से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है अमाइनो पेनिसिलिन, क्योंकि ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, यानी इनसे स्पेक्ट्रम इसका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कवर द वाइडर स्पेक्ट्रम, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है, यानी इनसे काफी हद तक जो है ना बेहतर इनका जो है ना स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद है ये ओरल रूट के जरिए से इफेक्टिव होती है बट सेंसिटिव टू बीटा लैक्टमेज, इसके अगेंस्ट जो है ना ये सेंसिटिविटी शो कर रही होती है। और उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है अमाइनो पेनिसिलिन की, इसके अंदर एम्पिसिलिन है, ये क्या है इफेक्टिव अगेंस्ट द इकोलाई, रूटस एंड बैक्टीरिया की ये उसकी स्पीशीज बताइए जिसके अगेंस्ट जो है ना अगर इन्फेक्शन होता है तो इसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद साल्मोनेला, शैगेला वगैरह। अब एक्टिविटी कैसे हम इंक्रीज करते हैं, बाय लैक्टम बीटा लैक्टम इनहिबिटर। तो अगर हम इनके ऊपर बीटा लैक्टम इनहिबिटर का जो रिंग वगैरह है उसके अंदर पॉली मोडिफिकेशन के जरिए सेंसिटाइज कर देंगे तो इनकी एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अगर बीटा लैक्टम, पीछे पेनिसिलिन के केस में हमने पेनिसिलिनेज पढ़ा है, इस केस में हम देखा बीटा लैक्टम जो है ना लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको हाइड्रोलाइज कर रहा था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बीटा लैक्टम इनहिबिटर के तौर पर जो ड्रग है वो तैयार करेंगे ताकि वो इस बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ उसको इनहिबिट कर दे। अब इसको ओरल रूट के जरिए से भी हम दे सकते हैं। उसके बाद है इसके एडवर्स डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेज होते हैं, खास तौर पे जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा थोड़ा सा ये जो है ना लेंथी हो सकता है, क्योंकि टॉपिक हमने कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की जो हमने पहले पीछे जो है ना डिटेल पढ़ लिया है। अब उसके यूजेस की अगर बात कर लें तो इसके अंदर जो है ना रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके अंदर है ब्रोंकाइटिस है, सिनोसाइटिस है और ओटिटाइजर मीडिया है, यानी ये जो है ना रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अर्ली स्टेज पे जब एम्पिसिलिन डिस्कवर की गई थी, तैयार किया, तो उस वक्त ये ड्रग ऑफ चॉइस थी किसके लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी अब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। उसके बाद अब मेनिंजाइटिस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं एम्पिसिलिन प्लस सेफेलोस्पोरिन और क्लोरामफेनिकोलिन, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन में हम साथ दे रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइफाइड के अंदर अगर उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम इस्तेमाल कर देते हैं, साथ सेफेलोस्पोरिन या क्लोरामफेनिकोल देते हैं। उसके बाद सेप्टिसीमिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी हम जो है यानी एम्पिसिलिन को आईवी रूट के जरिए किसके साथ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड कंपाउंड के साथ दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है
बैसिली डायसेंट्री, ये शैगेला जो है ना डायसेंट्री बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी हमने इन्फेक्शन पढ़े हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की वजह से, मतलब इसको यूज करते हुए इन डिजीज को हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना अमोक्सिसिलिन भी इसी क्लास की ही ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। अक्सर जो है ना 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखना है। अब इसकी अमोक्सिसिलिन की जो है ना प्रॉपर्टी काफी हद तक जो सिमिलर है एम्पिसिलिन के साथ, लेकिन चंद एक पॉइंट जो है ना इससे डिफर कर रहे होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमोक्सिसिलिन बेटर एब्जॉर्ब ओरली, यानी ओरल रूट के जरिए से इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एम्पिसिलिन के। और दूसरी बात, ये फूड के साथ अगर ली जाए तो उसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या ये फूड के साथ भी हम ले सकते हैं। पिछले केस में हमने देखा था एम्पिसिलिन के केस में, तो वहाँ पे जो है ना फूड के साथ अगर हम ले रहे थे तो उसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन वो इफेक्ट हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट है अटेन हाई लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एम्पिसिलिन। और दूसरा, ये प्रोटीन बाउंड कम होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ब्लड के अंदर। उसके बाद डायरिया के जो है ना एडवर्स फैक्टर, जो ये रेयर केस में हमें देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि ये वेल एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद ये लॉन्गर एक्टिंग है एज कम्पेयर टू एम्पिसिलिन, और दिन में हम मैक्सिमम जो है ना इसको 3 टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक जो है ना आप लोगों को सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ तक आपने ये यूजेस पढ़ लिए, और अमोक्सिसिलिन की जो है ना उसके यानी जो डिफरेंट यानी उसके पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट इसी के रिलेटेड टॉपिक है, वो हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी है कि 2 वर्ड जो है ना सिमिलर यानी सेम होंगे, उसको याद रखना है। एक होगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम, एक होगा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब एंजाइम जो होगा वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होगा, किसके अगेंस्ट? आने वाली पेनिसिलिन जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो जाहिर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो उसका नाम जो होगा वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा। उसने क्या करना है उसने करना है यानी ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने क्या करना है कि हमारी जो ड्रग है, जो मेडिसिन हम एंटीबायोटिक की फॉर्म में दे रहे हैं, उसके ऊपर भी एक बीटा लैक्टम रिंग हमने बनाया था। जिस तरह हमने पेनिसिलिन के केस में देखा कि पेनिसिलिन जब दे रहे थे तो बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन की और रेजिस्टेंट डेवलप कर ली। इसी तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने बीटा लैक्टम रिंग उसके ऊपर जो है ना कोट कर दिया। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया ने फिर जो है एंजाइम यानी रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए अपने अंदर से एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम बोल रहे हैं। अब ये प्रोड्यूस हो गया, इसने क्या किया, ये ओपन द रिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग, यानी उस जो एंटीबायोटिक के ऊपर हमने ये बीटा लैक्टम रिंग बनाया था, अब इस बैक्टीरिया के एंजाइम ने इसको ओपन किया और इसको इनएक्टिव कर दिया। अब दोबारा उसी तरीके से डेवलप रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है। हमारी जो भी अब एंटीबायोटिक हम देते थे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब हमने नेक्स्ट जो है ना मॉडिफिकेशन क्या की कि हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के तौर पर ड्रग तैयार की। उसी ड्रग के अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर केमिकल एजेंट ऐड किया, जिसको हम इनहिबिटर यानी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बोल रहे हैं। अब उसने क्या करना है, वो इस एंजाइम के साथ जो बैक्टीरिया का एंजाइम है, ये वाला हमने पढ़ा बीटा लैक्टमेज, इसके साथ बाइंड करेगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये इनएक्टिव कर देगा यानी बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिव हो गया, फिर क्या होगा कि जो हमारी एंटीबायोटिक हमने दी है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया को किल कर देगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो पेनिसिलिन होगी या जो ड्रग एंटीबायोटिक के तौर पे हम जिसको हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास में पढ़ रहे हैं वो देंगे तो अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर केमिकल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसकी है क्लेवोलोनिक एसिड है, साल्बेक्टम है और ट्रेजोबेक्टम है। ये 3 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब इन्होंने क्या करना है कि ये
ऐसा जो है खुद एक कंपाउंड है, यानी बीटा लैक्टम कंपाउंड है। इनका जो है ना बैक्टीरियल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। इन्होंने क्या करना, उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देना और उसके बाद जो है ना खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं साथ ही। अब उसके बाद ये तो हमने यहाँ तक काफी हद तक जो है ना हम कामयाब हो गए बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ केस के अंदर हमने देखा कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेज एंजाइम। किसके अगेंस्ट? सीडोमोनास बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस कर रहे थे, इंटेरोबैक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे, या एमआरएसए यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके अगेंस्ट जो ये बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस कर रहे थे ना बीटा लैक्टमेज, इसके अगेंस्ट हमारे वाली जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हमने तैयार किया था वो जो है ना इनएक्टिव यानी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जिससे ये अभी तक जैसे ये फर्दर डेवलप हो गई है। उसके बाद क्या है, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कंबाइंड विद पेनिसिलिन चॉइस, यानी अकेले हम नहीं दे रहे होते बल्कि बीटा लैक्टमेज इन तीनों कंपाउंड में से एक कंपाउंड साथ अटैच होता है, प्लस हमारे पास जो है ना पेनिसिलिन की क्लास में से कोई एक ड्रग अटैचमेंट होती है। अब इसके जब अटैच हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा, अच्छा ये क्लैविडोनिक एसिड जो है ना ये इसका सोर्स बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लैविडोनिस के से जो है ना ये हम हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो क्लैविडोनिक एसिड या बीटा लैक्टमेज कंपाउंड है ये क्या करते हैं कि ये बाइंडा बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ बाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो साथ कॉम्बिनेशन में हम जो पेनिसिलिन दे रहे हैं वो जाके इस बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देंगे। जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो दायरे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना उसका जो इन्फेक्शन है वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, यानी उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है तो जो हमारे पास जो केमिकल की फॉर्म में हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर यानी क्लैविडोनिक एसिड या साल्बैक्टम या ट्राइजोबैक्टम है, ये केमिकल है, ये भी इनएक्टिव इस एंजाइम को करने के बाद खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी बेस पे इनको हम सुसाइडल इनहिबिटर भी बोलते हैं, यानी सुसाइड खुद भी खत्म हो जाते हैं साथ ही। तो जब ये कॉम्बिनेशन हम दे रहे होते हैं तो ओरल रूट के जरिए से भी दे सकते हैं और पेरेंटल रूट दोनों के जरिए से हम दे रहे होते हैं। उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन बताया क्लैविडोनिक एसिड प्लस अमोक्सिसिलिन हम दे रहे होते हैं। तो किस किस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं? सेलुलाइटिस के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक फुट के अगेंस्ट है, स्किन इन्फेक्शन है, ग्लोरिया है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना हमें उनको जो खास तौर पे हमारे पास है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के तौर पर ड्रग इस्तेमाल हो रही होती है। तो इन इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर इसे हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें आप फीडबैक के ज़रिए से बताएंगे कि हमारे एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, किस हद तक आपका फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो आने वाला जो है ना लेक्चर हम इंशाल्लाह उसी बेस पे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।